स्टूडेंट्स, आज काफ़ी टाइम के बाद अगली क्लास शुरू की है। बीच में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ये अपने जयनारायण व्यास के और कोटा के, उस वजह से वीडियो बना नहीं पाए थे। अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। ब्लड के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ब्लड के कॉम्पोजिशन पढ़े थे लास्ट क्लास में। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखा था। आज अपन बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस, ब्लड का काम क्या क्या है अपने बॉडी में, ब्लड का रोल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य, ब्लड का रोल क्या है अपने बॉडी में उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी लाना और ले जाना। ब्लड किसको लाता है और किसको ले जाता है उसके बारे में बात करें। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, किसका परिवहन करेगा ब्लड, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले परिवहन के बारे में बात करें तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसेज ट्रांसपोर्टेशन। गैसेज ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज कह सकते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान। मेनली ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन को टिश्यू या सेल्स तक पहुंचाना और CO2 को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना लंग लेवल पर। तो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना किसका, गैसों का। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपके बॉडी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, आप भोजन करते हो, भोजन डाइजेस्ट होके कहाँ जाता है, ब्लड में। तो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, ताकि सेल्स और टिश्यूज़ हेल्दी रहे, अपना नॉर्मल काम करते रहे। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन के अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो अपने बॉडी में खूब सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते रहते हैं, लाइक दैट यूरिया। तो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जहाँ सेल के पास बनते हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। लीवर उन टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया को डंप किया जाता है ब्लड में, और फिर यूरिया को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, किडनी तक लाया जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और ब्लड से यूरिया को सेपरेट करके यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, कि ब्लड किन किन चीज़ों का परिवहन करता है, किन किन चीज़ों को लाने ले जाने का काम करता है। इसके अलावा बात करें हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन। हार्मोनल हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन, आपका ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा बात करें अपने ब्लड का रोल है किसमें, इम्यूनिटी में, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में। यानी आपके ब्लड में खूब सारी WBC प्रेजेंट होती है, खूब सारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीबॉडीज़ या WBC ब्लड में प्रेजेंट होती है, और ब्लड में ही जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं, वायरस एंटर करते हैं, उनको ब्लड से हटाने का काम भी कौन करती है, WBC हो गया या एंटीबॉडी हो गया। तो सेकंड फंक्शन आपके ब्लड का हो गया प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रोवाइड इम्यूनिटी, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है, खूब सारी WBC यानी सेल्स और एंटीबॉडीज़। तो प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय, अपने पढ़ा था, वन इज CMI और अनदर इज AMI। CMI बोले तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल यानी सेल्स, WBC के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया हटाया जाता है तो वो कहलाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कुल मिला के CMI में कौन काम करती है, WBC हो गया। और
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडी के माध्यम से एंटीबॉडी खुद टेक पार्ट करती है किसको, बैक्टीरिया को, पैथोजन को रिमूव करने में। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका दूसरा नाम अपने पढ़ा था, दैट इज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी के टाइप्स डिस्कस किए थे अपन ने। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है, ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का पहला फंक्शन अपन ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया और गैसेज एक्सचेंज हो गया। दूसरा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, WBC प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये इम्यूनिटी दो माध्यमों के थ्रू प्रोवाइड की जाती है आपके बॉडी को। सेल्स, WBC खुद पैथोजन बैक्टीरिया को हटाती है, तो वो तो कहलाया सेल। और AMI एंटीबॉडी टेक पार्ट करती है, वाई शेप की एंटीबॉडी होती है, वो अगर बैक्टीरिया या वायरस को हटाने का काम करती है तो वो कहलाएगा AMI या ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दो मेन फंक्शन हुए। इसके अलावा दो और फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, उनके बारे में बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ ये दोनों साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दो शब्द सिमिलर है, एक जैसे हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो तीसरा फंक्शन आपके ब्लड का है हीमोस्टैसिस और चौथा फंक्शन हो गया होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस। तो ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हीमो प्लस स्टैसिस और यहाँ पर होम्यो या होम कह सकते हैं। होम यानी घर होता है, हाउस होता है। तो हीमोस्टैसिस, हीमो मीन्स ब्लड, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना। आपकी बॉडी के अंदर मेल की बात करें तो 6 लीटर के आसपास और फीमेल की बात करें तो 5 से 5.5 लीटर के आसपास ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। जितना आपके ब्लड में बॉडी के अंदर ब्लड है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन कहलाती है हीमोस्टैसिस, यानी मेंटेन यानी बनाए रखना। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो आयतन है वो कांस्टेंट बनाए रखना, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट, ये प्रोसेस कहलाती है हीमोस्टैसिस। कई बार जब चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो इंजरी की साइड से खूब सारा ब्लड बहता है। उस बहते हुए ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए अपने ब्लड के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, रक्त का थक्का बनाया जाता है, ताकि आपकी बॉडी से ब्लड का लॉस कम से कम हो। तो ड्यू टू इंजरी यानी चोट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, चोट या एक्सीडेंट की वजह से ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो फास्ट होता है। इस फास्ट ब्लड फ्लो को रोकने के लिए क्लॉटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, क्लॉटिंग, या यूँ कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस में रोल प्ले करता है, दैट इज़ अ हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म। तो हिम यानी आपकी ब्लड हो गया, या RBC कह सकते हैं, स्टैसिस यानी मेंटेन, कांस्टेंट बनाए रखना। तो ब्लड वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाए रखने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हीमोस्टैसिस। ये भी फंक्शन है आपके ब्लड का। अगला शब्द है होम्योस्टैसिस। होम्यो मीन्स घर कह सकते हैं, या इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, मेंटेन कांस्टेंट। तो वहाँ पर तो ब्लड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जा रहा था, यहाँ पे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट बनाए रखा जा रहा है। ये प्रोसेस कहलाती है होम्योस्टैसिस। बात करें जैसे pH हो गया आपके सेल के, आपके बॉडी में खूब सारी सेल्स होती हैं, और उस सेल्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। गैसेज एक्सचेंज की वजह से कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या CO2 हो गया, ये एक्सक्रीट आउट करती रहती है, सेल बाहर की तरफ रिलीज़ करती है।
तो जैसा सेल के चारों तरफ वातावरण होगा वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव को हेल्दी बनाए रखने के लिए या उस प्रभाव को अच्छा बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस बॉडी में काम करती है, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। यानी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ सेल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ सेल्स अफेक्ट देयर फंक्शंस। यानी सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसका अफेक्ट पड़ता है किस पे, सेल के फंक्शंस पे। जैसे पीएच मेंटेन रखना, पीएच मेंटेन कितना 7.2 के आसपास पीएच को मेंटेन रखना, CO2 कंसंट्रेशन मेंटेन, और नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव। तो ये प्रोसेस चलती रहती है किसके लिए, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट एक जैसा बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस चलती है उसी को नाम दिया है होम्योस्टैसिस। ये भी काम किसका है, ब्लड का, क्योंकि ब्लड पीएच को भी मेंटेन रखता है, CO2 को भी, CO2 की जो कंसंट्रेशन है अगर ज़्यादा बन जाए तो एक बॉडी के अंदर ब्लड बफरिंग सिस्टम पाया जाता है जो आपकी बॉडी में ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। तो इसी में होम्योस्टैसिस में ही है पीएच या ब्लड पीएच कह सकते हैं, ब्लड पीएच मेंटेन। आपकी ब्लड का जो पीएच है मेंटेन रहता है किसके थ्रू, बाय एक सिस्टम पाया जाता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सिस्टम। अभी बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सिस्टम, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सिस्टम, CO3-2 दैट इज कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3-2। तो होता क्या है, जैसे ही आपके सेल्स, आपके बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CO2 की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब आपकी बॉडी की मसल्स काम करती है, विग्रस एक्सरसाइज करते हो या मेहनत वाला काम करते हो जहाँ पे मसल्स ज़्यादा काम करती है, हाइपोक्सी कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये बढ़ी हुई CO2 की कंसंट्रेशन H2O, आपके ब्लड में खूब सारा क्या होता है, H2O प्रेजेंट होता है, तो सेल्स रिलीज़ कर रही है CO2। ये CO2 कहाँ है, ब्लड में, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, H2O। ये इसके साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, H2CO3। ये H2CO3 कुछ टाइम के बाद वापस से टूट जाएगा किसमें, H+ और HCO3- में। तो ये हो गया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सिस्टम, जो किस में रोल प्ले करता है, ब्लड बफर में, ब्लड बफरिंग सिस्टम। ये ब्लड बफरिंग सिस्टम जो है आपकी ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है किस पे, 7.2 पे। तो ब्लड पीएच को मेंटेन रखने के लिए आपकी बॉडी में ही सिस्टम पाया जाता है, दैट इज़ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सिस्टम। तो ये भी किसका पार्ट है, होम्योस्टैसिस, यानी आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट बनाए रखना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो पहला फंक्शन अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड परिवहन करता है, लाता है और ले जाता है किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से एलिमिनेट करने में, और गैसेज एक्सचेंज और हीमोस्टैसिस, यानी ब्लड खुद का वॉल्यूम भी मेंटेन रखता है, खुद का आयतन भी बनाए रखता है। कैसे, ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमा कर। और इसके अलावा पढ़ा अपन ने होम्योस्टैसिस, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी का कांस्टेंट बना रहे, आपके बॉडी के अंदर की जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनका फंक्शन अफेक्ट ना हो, इसलिए वहाँ पर ब्लड पीएच है या CO2 की कंसंट्रेशन या नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाकर वहाँ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। तो ये थे फंक्शंस किसके, ब्लड के। इसके आगे का टॉपिक आपके RBC से रिलेटेड है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इसको ढंग से सुने, आप वीडियो को देखें और नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।